नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार स्वाध्याय सीढ़ी में। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है प्रश्नों की श्रृंखला में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए लाए जाते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे और आपसे एक उम्मीद करता हूं कि आप लोग आपके इस परिवार का सपोर्ट करोगे और अच्छे से आप लोग मेहनत करके तैयारी करोगे। बस आप लोगों से एक आशा रहती है कि आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट करोगे और अपने परिवार को एक मुकाम हासिल कराने में मदद करोगे। और अब आपके हाथ में है सब कुछ, सब कुछ ही आपके हाथ में है। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आंशिक आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। भाई आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, बताइए। आंशिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। देखिए आंशिक प्रत्यय क्या होते हैं और उपसर्ग क्या होते हैं। प्रत्यय वाक्य के अंत में लगते हैं और उपसर्ग किसी भी वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है ना। प्रत्यय किसी भी वाक्य के अंत में लगते हैं और उपसर्ग किसी भी वाक्य के प्रारंभ में लगते हैं, ठीक है। अब जब आपका चैप्टर आएगा तो अच्छे से आप लोगों को समझाया जाएगा। अभी मेरे पास टाइम जो होता है वो लिमिट से होता है, इसलिए मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं कह रहा हूँ आप लोग हमें लाइव लेके आइए। अगर आप लोगों को कुछ भी छोड़ दिया जाए, क्योंकि अगर क्वेश्चन की सीरीज कराना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन की सीरीज कराऊँ तो यहीं पे बहुत ज़्यादा डिफाइन कर सकूँ, लेकिन दिक्कत ये होती है कि लिमिटेड टाइम होता है। तो लाइव लेकर आइए, ये आपके हाथ में है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है। क्या आंशिक शब्द में अ प्रत्यय है। मैंने कहा था कि प्रत्यय वाक्य के अंत में लगे होते हैं। कै, इक, ठीक है ना। तो अंश में क्या जोड़ दिया, इक प्रत्यय जोड़ दिया गया। क्या जोड़ दिया, अंश में इक प्रत्यय जोड़ दिया। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इक। क्या प्रत्यय जुड़ा हुआ है, आंशिक में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अर्थात वह कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, अपवाद, पराजय, प्रभाव, ओढ़ना। भाई देखिए उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग पूछा है तो उपसर्ग किस में नहीं है। क्या वाद में अप जोड़ दिया, जय में प्रा जोड़ दिया, ठीक है ना। भाव में प्र जोड़ दिया, लेकिन ओढ़ में ना जोड़ा गया है। तो किसमें प्रत्यय नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में प्रत्यय नहीं है। किसमें, ऑप्शन नंबर डी में प्रत्यय नहीं लगा हुआ। तो आपका आंसर क्या होगा, सॉरी, आपका आंसर होगा, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा आंसर होगा आपका, आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। तो निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए, बताइए इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। इसमें से संयुक्त वाक्य कौन सा है। रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कितने, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। नंबर एक, सरल वाक्य। क्या, नंबर एक पर होता है आपका क्या, सरल वाक्य। नंबर दो पर होता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और नंबर तीन पर आपका होता है क्या, नंबर तीन पर आपका होता है संयुक्त वाक्य। क्या होता है, संयुक्त वाक्य। मैं फिर से बताता हूँ अच्छे से, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम इस तरफ से ले सकते हैं, उस तरफ से कोई ज़रूरत नहीं है हमें लेने की, तो हम इस तरफ से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, कौन सा, सरल वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। और नंबर तीन पर है आपका संयुक्त वाक्य। क्या होगा, संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद है, रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। सरल वाक्य एक साधारण सी बात होती है जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है, ठीक है ना, जिसमें एक विधेय और एक उद्देश्य होता है। मिश्र वाक्य में एक वाक्य दूसरे वाक्य पर जुड़ा होता है, डिपेंड करता है। और संयुक्त वाक्य में दो साधारण वाक्य होते हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं होते, एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर देखते हैं हम कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, निम्नलिखित में से संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। काम समाप्त करो और जाओ। उसने, यहाँ पे क्या है, सिर्फ उसने है, ये पे हटा देते हैं यहाँ से।
उसने गलत काम करके अपशय कमाया। क्या किया? उसने गलत काम करके अपशय कमाया। अब देखिए, उसने गलत काम करके साधारण वाक्य है, ठीक है। यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। तो क्या हुआ? मिश्र वाक्य। पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा। भाई पानी न बरसने पर सूखा पड़ जाएगा, मिश्र वाक्य। काम समाप्त करो और जाओ, काम समाप्त करो जाओ। दो कैसे वाक्य हैं? दो अलग अलग वाक्य हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नंबर 4 पर देखते हैं। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है? राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर, इसमें मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? इसमें घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? ठीक है ना, इसमें कौन सा वाक्य है? इसमें है आपका संज्ञा उपवाक्य। कौन सा होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा संज्ञा उपवाक्य। कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, घर जाऊंगा में कौन सा, मैं घर, सॉरी, राम ने कहा कि मैं घर जाऊंगा और मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? यहाँ पे एक मात्रा और आएगी, मैं घर जाऊंगा में कौन सा वाक्य है? वाक्य संज्ञा उपवाक्य। इसका आंसर क्या होगा? संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, क्रिया उपवाक्य। ये वाक्य के भेद होते हैं जो आपको अच्छे से कराए जाएंगे, ठीक है ना, ये आपको अच्छे से कराए जाएंगे। बस दिक्कत ये है कि लिमिटेड समय की होने की वजह से कुछ क्वेश्चन थोड़े से मुझे डिले करने होते हैं, क्योंकि उन्हें हम क्लास में अच्छे से कवर कर सकते हैं। रेलगाड़ी शब्द क्या है? अब देखिए, रेलगाड़ी शब्द क्या है, ठीक है ना। रेलगाड़ी शब्द क्या है? रेलगाड़ी शब्द तद्भव है, विदेशी है, देशज है, शंकर है। तद्भव शब्द कौन से होते हैं? तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से रूप बदल कर आए हैं, जो संस्कृत से, वे शब्द जो संस्कृत से रूप बदल कर आए हैं, ठीक है ना, जिनका प्रयोग हिंदी में किया जाता है, लेकिन किस रूप में? संस्कृत से हिंदी के रूप में। देखिए, तद्भव शब्द वे शब्द होते हैं संस्कृत से, तद्भव है ना, तद्भव शब्द संस्कृत से हिंदी में, संस्कृत से हिंदी में रूप बदल गया। बस इतना लिखता हूं, रूप बदल गया, ठीक है ना। इनका संस्कृत से हिंदी में आने पर रूप बदल गया, जैसे अग्नि से बन गया आग, ठीक है ना। विदेशी शब्द, विदेशी शब्द वे शब्द होते हैं जो शब्द विदेशी भाषा से बने होते हैं, विदेशी भाषा के शब्द। क्या? विदेशी भाषा के शब्द, विदेशी भाषा के शब्द। देसी शब्द वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का कुछ नहीं पता होता, जैसे लोटा, खाट, इनकी उत्पत्ति का हमें कुछ भी नहीं पता है कि ये शब्द कहाँ से आए हैं, ठीक है ना, इनकी उत्पत्ति का हमें कुछ भी नहीं पता है। जैसे लोटा हो गया, खाट हो गया, ये कैसे है? देसी शब्द है, ठीक है ना। और संकर शब्द कौन से होते हैं? संकर शब्द वे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, दो भाषाओं के योग से बनते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संकर शब्द कहते हैं। अब देखो, संकर शब्द आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, शंकर शब्द आपका आंसर होगा, क्योंकि रेल और गाड़ी, गाड़ी कैसा शब्द है? गाड़ी हिंदी शब्द है और रेल आपका अंग्रेजी शब्द है। तो रेलगाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, जो है रेलगाड़ी एक शंकर शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है और रेल अंग्रेजी शब्द है। जब दो अलग अलग भाषाओं के शब्दों से मिलकर कोई एक शब्द बनता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे शंकर शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपका रेलगाड़ी। वकील किस भाषा का शब्द है? बताइए, वकील किस भाषा का शब्द है? ठीक है, वकील किस भाषा का शब्द है? वकील फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली। अगर मैं बात करता हूं आपका तुर्की की, क्या? अगर मैं तुर्की की बात करता हूं तो तुर्की होगा आपका बेगम। क्या होगा? बेगम शब्द तुर्की शब्द होगा, ठीक है। अगर पुर्तगाली की बात करता हूं तो अलमारी, काजू, रिक्शा, क्या है? ये सब पुर्तगाली शब्द हो गए। अगर बात करता हूं मैं किसकी? फारसी की, तो फारसी शब्द होगा पैगंबर,
फारसी शब्द क्या होगा, फारसी शब्द होगा आपका पैगंबर। पैगंबर शब्द कैसा होगा, फारसी। बेगम शब्द उर्दू तुर्की होगा और पुर्तगाली शब्द अलमारी होगा। आपसे क्या पूछा है, वकील। वकील कैसा शब्द है, वकील आपका अरबी शब्द होगा। कैसा, वकील आपका अरबी शब्द होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा छठे क्वेश्चन का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि शंकर शब्द का अर्थ क्या है। मैंने आपको बताया था रेलगाड़ी, रेल और गाड़ी दो शब्दों से मिलकर बना है, दो अलग अलग भाषाओं से, रेल और गाड़ी। गाड़ी शब्द हिंदी का है और रेल शब्द अंग्रेजी का है, रेल शब्द अंग्रेजी का है, ठीक है ना। तो अंग्रेजी और हिंदी के शब्दों के योग से नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने कहा है कि दो भाषाओं के शब्दों के योग से जब कोई तीसरा शब्द बन जाता है तो उसे क्या कहते हैं, उसे शंकर शब्द कहते हैं, ठीक है ना। तो आपका आंसर क्या होगा, दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बने तो उसे क्या कहते हैं, उसे शंकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7-8 देखते हैं। जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जिन शब्दों की उत्पत्ति का हमें पता नहीं चलता उन शब्दों को क्या कहा जाता है। देखिए, जिन शब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है। क्या तत्सम पता है, तत्सम शब्द जो संस्कृत से जो के त्यों आ गए हैं, क्या संस्कृत से जो के त्यों आ गए हैं। तद्भव जो संस्कृत से हिंदी में आ गए हैं, क्या, जैसे आपका यहाँ पे आपका क्या होगा, संस्कृत के जो के त्यों शब्द आ गए हैं, ऐसे कैसे हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तद्भव शब्द जो संस्कृत से हिंदी में आए लेकिन रूप बदल गया है। अब बात करते हैं देशी शंकर शब्द। शंकर शब्द वे होते हैं जो दो भाषाओं के योग से बने होते हैं, लेकिन देशी शब्द मैंने आपको बताया था। आपका आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देशी शब्द। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। मैंने आपको बताया था कि वे शब्द जो शब्द दो भाषाओं के योग से बने होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें शंकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, सी इसका सही आंसर होगा। 8वें का आंसर क्या होगा, 8वें का ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित शब्द युग्मों में से कौन सा असंगत है, बताइए। असंगत अर्थात मिलान नहीं खाता, बताइए कौन सा असंगत है, बताइए कौन सा शब्द असंगत होगा। क्या अफसोस सही है, फारसी शब्द है। कैंची तुर्की शब्द है। गमला पुर्तगाली शब्द है, लेकिन कारतूस आपका अंग्रेजी शब्द नहीं होता, कारतूस आपका अंग्रेजी शब्द नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर डी कारतूस इसका सही आंसर होगा, ठीक है। योग रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द। रचना के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं, कितने, रचना के आधार पर अगर हम शब्द की बात करते हैं तो रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से आपके रचना के आधार पर शब्द के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 की बात करता हूं तो मैं होता है आपके रूढ़ शब्द, क्या होते हैं, रूढ़ शब्द। नंबर 2 पर होगा योग रूढ़ शब्द और नंबर 3 पर होगा यौगिक शब्द। कौन सा, यौगिक शब्द। तो रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद हो गए, यौगिक शब्द, ठीक है। तो रचना के आधार पर शब्द के योग रूढ़, ठीक है ना। तो रचना के आधार पर योग रूढ़, रचना के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन से, रूढ़, योग रूढ़, यौगिक और रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द, ठीक है ना। अगर योग रूढ़ की बात करता हूं तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, देखिए योग रूढ़ शब्द, कल इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन कर देंगे, बार बार पेन चूज करने वाला, ठीक है। तो योग रूढ़ शब्द कौन से होते हैं, योद्धा, दशानन, राक्षस या सुर। दशानन, दशानन कैसा होगा, दशानन योग रूढ़ शब्द होगा। योग रूढ़ शब्द वे होते हैं जो शब्द किसी तीसरे का अर्थ प्रकट करते हैं। दशानन का अर्थ क्या होता है, जो दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, ठीक है ना। लेकिन नहीं दो शब्द अलग अलग शब्दों से मिलकर बने होते हैं लेकिन मिलने पर कोई तीसरा अर्थ देते हैं। दश है आनंद जिसके, अर्थात 10 है सर जिसके, अर्थात किसे कहते हैं, रावण को कहते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, दो अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है लंबोदर।
लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। तो किसी तीसरे की विशेषता प्रकट करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो दशाना नाम का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है उसे क्या कहते हैं, कहते हैं ना कि रेखांकित शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए, कहते हैं ना कि रेखांकित शब्द का, तो रेखा खींच जाती है। तो ये ऑप्शन गलत होते हैं, ये सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन ए को छोड़कर सारे ऑप्शन गलत दिए हुए हैं। अगर इसके आंसर की बात करते हो तो उसे बोलते हैं अधोरेखा। क्या बोलते हैं, अधोरेखा, अधोरेखा। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर होगा आपका अधोरेखा। उसे क्या कहते हैं, उसे अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, अधोरेखा चिन्ह कहते हैं। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए। भाई मुझे बाहर जाना है, क्या ये क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या ये किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ रहा है, बताइए। मुझे बाहर जाना है, प्रश्नवाचक आएगा, अल्प विराम आएगा, लाघव आएगा या पूर्ण विराम आएगा, बताइए क्या आएगा। तो आंसर क्या होना चाहिए, पूर्ण विराम। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भाई मुझे घर जाना है तो पूर्ण विराम, मुझे बाहर जाना है तो पूर्ण विराम ही तो होगा, पूर्ण विराम इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करते हैं प्रश्न चिन्ह कौन सा है, बताइए प्रश्न चिन्ह कौन सा है। इसको भी अगर कोई गलत कर रहा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है कि इसे भी गलत कर रहा है, ठीक है। बताइए, रिप्लाई करिए, आंसर दीजिए कमेंट में, क्या होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। प्रश्न चिन्ह पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, निर्देशक चिन्ह कौन सा है, ठीक है ना। निम्नलिखित में से निर्देशक चिन्ह कौन सा है, अल्पविराम, ठीक है, ये क्वेश्चन वाचक चिन्ह, ये आपका संबोधन, और ये होता है क्या, ऑप्शन नंबर डी आपका सही राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होता है, ये निर्देशक चिन्ह होता है। ऑप्शन नंबर डी जो होता है ये निर्देशक चिन्ह होता है। अल्प विराम कौन सा है, बताइए। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 में अल्प विराम कौन सा है, मैंने बताया ना भाई, ये क्या होगा, ये आपका क्या होगा, अल्प विराम हो गया, ये आपका क्वेश्चन वाचक हो गया, ये आपका संबोधन वाला हो गया, विस्मयादि बोधक, और ये कौन सा हो गया आपका, ये हो गया आपका निर्देशक चिन्ह। कौन सा, निर्देशक चिन्ह हो जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की, क्वेश्चन नंबर 15 की। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है आपको, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है अल्प विराम का चिन्ह है, बताइए कौन सा, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर बी सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। कमेंट में मैसेज करिए, कमेंट में रिप्लाई दीजिए, कमेंट में क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि कौन सा इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसे अल्प विराम कहते हैं, ये अर्ध विराम होता है, पूर्ण विराम होता है, विस्मयादि बोधक का चिन्ह होता है, ठीक है। निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए, बताइए पूर्ण विराम निम्नलिखित में से कौन सा है। ये पेन की प्रॉब्लम कल खत्म कर देंगे बिल्कुल। तो निम्नलिखित में से पूर्ण विराम कौन सा है, पूर्ण विराम, क्या ये पूर्ण विराम है, ये या ये, अभी बताया है पूर्ण विराम का चिन्ह क्या है, ऑप्शन नंबर ए पूर्ण विराम का चिन्ह है। ये अल्प विराम है, ये आपका संयोजक है, और ये आपका विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। कौन सा, विस्मयादि बोधक चिन्ह कहलाता है। शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है, बताइए शाह ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। भाई देखिए, अगर बात करता हूँ यश कहीं में आते हैं, ये कहीं में आते हैं, शाह ध्वनि कहीं में आती है, शाह ध्वनि आएगी आपकी क त, मूर्ध तालव्य में आएगी, कौन सी, तालव्य में, ये और श तालव्य ध्वनि में आते हैं, किस में आएगी, तालव्य में आएगी। अगर मूर्धन्य की बात करता हूँ, ठीक है, अगर मैं मूर्धन्य की बात करता हूँ, दंत की, ओष्ठ्य की, तो ओष्ठ्य में कौन से आएंगे, प, फ, ब, भ, मैं, पे फे बे भे मैं, ये कौन से होते हैं, ये आपके ओष्ठ्य होते हैं। कौन से, ये आपके ओष्ठ्य होते हैं, कौन से होते हैं, ओष्ठ्य होते हैं। दोस्तों कल इसका ये प्रॉब्लम जो है, ये बार बार पेन चूज करने वाली, कल इसको खत्म कर दिया जाएगा, और कल आपकी क्लास में पेन वाली प्रॉब्लम को बिल्कुल शॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा बस आप लोग कोऑपरेट करिए, कोशिश करेंगे खत्म कर दे, क्योंकि धीरे धीरे हो रहा है, बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए। अगर आप लोग साथ देगो, सॉरी, अगर आप लोग पता नहीं कहाँ से ये एकदम ऐसी लैंग्वेज आ गई, अगर आप सभी लोग साथ दोगे हमारा,
तो जो हम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे। और वो लोग जो कहते हैं कि मेहनत से कुछ नहीं होता या तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, उन सबको आप लोग दिखा दीजिए कि आप लोग क्या कर सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो किसी को भी अर्श से फर्श पर पहुंचा सकते हो और किसी को भी फर्श से अर्श पर पहुंचा सकते हो। तो इसलिए सपोर्ट करिए। अगर आपको लगता है कि अच्छा पढ़ाया जा रहा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो तालव्य, ठीक है। अगर बात करते हैं दंत्य की, तो दंत्य के, ते, मैं, दे। तो दे में क्या आएगा? ते, थे, दे, धे, ने। क्या होता है? ते, थे, दे, धे और ने। अब बात करते हैं मूर्धन्य की, तो क्या? ते, मैं। तो ये होता है ते, थे, दे, ढे, टे, ठे, डे, ढे, ने। ठीक है ना? तो क्या होता है? टे, ठे, डे, ढे, ने, में। टे, ठे, डे, ढे, अणे। ठीक है ना? निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? पार्श्विक व्यंजन को पहचानिए। पार्श्विक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा होगा? बताइए। क्या झे, ये तो कौन सा होता है? अंतस्थ व्यंजन होता है। तो चे, छे, जे, झे ये तालव्य होता है। ये होता है अंतस्थ व्यंजन। क्या होता है? अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन। चे, छे, जे, झे ये तालव्य होता है। नहीं, के, ते, हाँ तालव्य होता है। तालव्य होता है। श की बात करता हूँ तो कहते, ये आपका क्या होता है? ये भी आपका तालव्य ही होता है। कौन सा होता है? ये भी आपका तालव्य होता है। यश भी कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा क्या ले? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ले को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। निम्न में से एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। बताइए इसमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? संयुक्त व्यंजन वे होते हैं जो दो व्यंजन के योग से बने होते हैं। दो व्यंजनों के योग से बने होते हैं। बताइए श, क्या अक्षय दो? हाँ, क और श के योग से बना हुआ है। क और श के योग से बना हुआ है। त्रय की बात करते हैं तो तय और रे के योग से बना हुआ है। अज्ञ की बात करते हैं तो जय प्लस अन्य के योग से बना होता है। लेकिन श किसी के भी योग से नहीं बना होता। तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा आपका उष्ण व्यंजन है। श उष्ण व्यंजन है, ना कि संयुक्त व्यंजन है। तो श कैसा है? उष्ण व्यंजन है, ना कि संयुक्त व्यंजन है। ये रेले वे किस वर्ग के व्यंजन है? बताइए ये रेले वे किस वर्ग के व्यंजन है? ये रेले वे, क्या इन्हें तालव्य कहा जाता है? नहीं कहा जाता। क्या इन्हें उष्ण कहा जाता है? नहीं। तालव्य में सिर्फ ये और श आते हैं। क्या ये और श आते हैं? जबकि ये रेले वे कहा गया है। अगर बात करते हैं औष्ट की, तो औष्ट तो पे, फे, बे, भे, में होते हैं। उष्ण की बात करते हैं तो उष्ण व्यंजन होते हैं श, श और है। कौन से होते हैं? श और है। तालव्य की बात करते हैं तो चे, छे, जे, झे, अय। ठीक है। ओष्ठ की बात करते हैं तो पे, फे, बे, भे, पे, फे, बे, भे ये क्या होते हैं? ओष्ठीय व्यंजन होते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। तो अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं? ये रे ले वे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 21वें नंबर पे आ गए। काजू का शब्द, काजू शब्द संबंध किस भाषा से है? भाई काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है? अब देखिए काजू, मैंने आपको बताया था कि काजू का संबंध किस भाषा से है। तो किससे है? पुर्तगाली से। पुर्तगाली से अलमारी हुआ, गुलदस्ता हुआ, सॉरी अलमारी हुआ, गमला हुआ, अलमारी हुआ, गमला हुआ, आपका क्या हुआ? काजू हुआ। ये सभी रिक्शा, रिक्शा जापानी है। ये शब्द क्या हुए? पुर्तगाली शब्द हुए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा शब्द तुर्की भाषा से है? तुर्की भाषा का शब्द बताइए। इसमें ये क्वेश्चन जो गलत है, ये क्वेश्चन जो है वो गलत दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है? गलत। इसमें कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? क्या है? नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? इसमें नहीं है होगा। कौन सा होगा? नहीं है। तो कौन सा शब्द तुर्की भाषा का नहीं है? बताइए। तुर्की भाषा से नहीं है। मैंने बताया था पैगंबर, मैंने बताया था बेगम, मैंने चेचक और बारूद। बताइए क्या बेगम शब्द तुर्की भाषा से है? सॉरी, तुर्की भाषा से नहीं है। बेगम की बात करता हूँ तो बेगम शब्द तुर्की भाषा का एक शब्द है। कैसा? तुर्की। चेचक की बात करता हूँ तो चेचक भी तुर्की भाषा का ही
एक शब्द है। बारूद भी तुर्की भाषा का एक शब्द है। कैसा? तुर्की भाषा का एक शब्द है। लेकिन पैगंबर की बात करते हैं हम, पैगंबर की, तो पैगंबर फारसी शब्द है। कैसा? फारसी शब्द है। पैगंबर शब्द कैसा है? फारसी शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, कौन सा? क्वेश्चन नंबर 23, लौकिक शब्द में प्रत्यय है। लौकिक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? मैंने बताया था कि उपसर्ग जो है किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगते हैं, लेकिन प्रत्यय किसी भी शब्द के अंत में लगते हैं। तो लौकिक में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा? लौकिक में इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। कौन सा? इक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। ठीक है। 24, कौन वर्ण घोष नहीं है? घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं? किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा सघोष या घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। सघोष या घोष वर्ण के अंतर्गत आते हैं। किसी भी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और सभी स्वर और य, र, ल, व और है भी इसके अंतर्गत आता है। कौन सा घोष वर्ण नहीं है? बताइए कौन सा घोष वर्ण नहीं है? य, र, ल, व घोष वर्ण है, ये भी है। ठीक है। य, र, ल तो मैंने लिख दिया और है भी है, लेकिन तय नहीं है क्योंकि ये अघोष है। किसी भी व्यंजन वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण अघोष होते हैं। क्या होते हैं? अघोष होते हैं। तो तय पहला है। निम्नलिखित में से अशुद्ध स्वर कौन सा है? क्या? अर्ध स्वर कौन सा है? सॉरी, अर्ध स्वर कौन सा है? अर्ध स्वर ये, पे, अक्षय, अज्ञ। बताइए निम्नलिखित में से कौन सा आपका अर्ध स्वर नहीं है? बताइए कौन सा नहीं होगा? और तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अर्ध स्वर कौन सा है का, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये और वे अर्ध स्वर होते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये, क्योंकि कल परसों जो क्वेश्चन करा था बीच में ही लाइट चली गई थी, इस वजह से मुझे क्वेश्चन बंद कराने पड़े थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? अब संयुक्त व्यंजन नहीं है, बताइए कौन सा इसमें से संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन नहीं है। अक्षय क और स के योग से बना है। तो क्या हुआ? क और स के योग से बना है। मैंने पहले कहा संयुक्त व्यंजन है। त्रय त और र के योग से बना हुआ है। तो कैसा संयुक्त है? अज्ञ ज और अय के योग से बना होता है। तो कैसा है? ये भी संयुक्त व्यंजन है। लेकिन फ औष्ठ्य व्यंजन है। कैसा? औष्ठ्य व्यंजन क्या है? फ। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मैंने कहा था ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ये लास्ट क्वेश्चन हो गया है। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी और आप लोग क्लास को अपना प्यार दोगे। अगर आप लोगों को अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मैडम हो या मैं हूँ या कोई भी है, बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए क्लास तैयार की जाती है। और यहाँ पे खड़े होते हैं तो घैंट हो गया, अभी आधे घंटा हुआ है और हम चाहते हैं कि 12 घंटे की आपको मैराथन दी जा सके। और मैराथन देने के लिए हमें लाइव आना होगा। कैसे आना होगा? लाइव आना होगा। लाइव ला सकते हैं हमें बस आप लोग ही हमें इस लाइव ला सकते हो, या कोई और टीचर भी आप लोग ही ला सकते हो। क्योंकि हर एक टीचर, कोई टीचर ऐसे तो आता नहीं है कि ऐसे ही आ गया और आपको ऐसे ही पढ़ा देगा। और हमें आपसे फीस भी नहीं चाहिए कि हम आपसे पैसे मांग रहे हैं कि हमें पैसे दे दो। नहीं, हमें ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए। बस ये आपसे एक ही उम्मीद करते हैं हम कि आपको पढ़ाया समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है ये पढ़ाया हुआ, आपको लगता है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आप लोगों के लिए ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है, उसमें आप लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे पहुँचाइए ताकि आपका परिवार बड़ा हो सके और जो प्रॉब्लम हमें फेस कर रहे हैं उसको सोल्यूशन भी हो सके। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि हम लोग लाइव नहीं आ पाते, हम लोग टीचर नहीं ला पा रहे हैं क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो। जैसे आप लोग सपोर्ट करोगे तो हम टीचर भी लेके आ जाएंगे। ठीक है ना? अब ये तो नहीं है कि मैं रो लूँगा यहाँ बैठ के, कि यहाँ बैठ जाऊँगा और बहुत सारा रो दूँगा। रोया तो नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ। जो भी कर रहे हैं अच्छा ही कर रहे हैं, बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि हम लोग सच में मेहनत करते हैं, हम लोग सच में इस लायक है कि आप लोगों का प्यार हमें मिल सके, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाइए। तो आज के लिए हम इतने रखेंगे दोस्तों। धन्यवाद।